कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 46 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2338 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 19,764 हो गई है। एनसीओसी की जानिब से मजीद बताया गया कि मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,476 हो गई है। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,02,536 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क में 24 घंटों के दौरान 46 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2338 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 19,764 हो गई। अस्पताल बीमारियों से भर गए, अमवात भी बढ़ने लगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव एक बार फिर तेज़ हो गया। गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। गुजरात ज़िला भर के 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और ऑक्सीजन बेड्स 100% भरे हुए हैं। एनसीओसी की जानिब से बताया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ की नुमाइंदा आमना अली से। आमना, मजीद क्या तफसीलात हैं, एनसीओसी ने क्या बताया? घर में 24 घंटों में कोरोना से जाँ बहक 46 अफराद जो हैं हुए हैं और मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 2338 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,476 हो गई है और इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो उनकी तादाद जो है 6,02,536, जबकि मुल्क भर में जो एक्टिव केसेस में 19,764 हो गए हैं। पंजाब में 34 अमवात हुई हैं, जबकि सिंध के गवात की जैसे वहाँ सिर्फ एक अमवात हुई है, 9 इस्लामाबाद में 2। कोरोना की क्योंकि तीसरी लहर में तेजी से इजाफा हुआ जो है जारी है। गुजरात पे ऑक्सीजन बेड्स की जो तादाद है वो 100% भरे हुए हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आमना, आपने सवाल से आगाह किया कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 46 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2338 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 19,764 हो गई है। एनसीओसी की जानिब से मजीद बताया गया कि मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,476 हो गई है। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,02,536 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क में 24 घंटों के दौरान 46 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2338 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 19,764 हो गई। अस्पताल बीमारियों से भर गए, अमवात भी बढ़ने लगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव एक बार फिर तेज़ हो गया। गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। गुजरात ज़िला भर के 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और ऑक्सीजन बेड्स 100% भरे हुए हैं। एनसीओसी की जानिब से बताया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ की नुमाइंदा आमना अली से। आमना, मजीद क्या तफसीलात हैं, एनसीओसी ने क्या बताया? घर में 24 घंटों में कोरोना से जाँ बहक 46 अफराद जो हैं हुए हैं और मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 2338 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,476 हो गई है और इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो उनकी तादाद जो है 6,02,536, जबकि मुल्क भर में जो एक्टिव केसेस में 19,764 हो गए हैं। पंजाब में 34 अमवात हुई हैं, जबकि सिंध के गवात की जैसे वहाँ सिर्फ एक अमवात हुई है, 9 इस्लामाबाद में 2। कोरोना की क्योंकि तीसरी लहर में तेजी से इजाफा हुआ जो है जारी है। गुजरात पे ऑक्सीजन बेड्स की जो तादाद है वो 100% भरे हुए हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आमना, आपने सवाल से आगाह किया। तरीक़ाकार के मुताबिक उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगाना होती है। अगर समझते हैं फैसला दुरुस्त नहीं तो अदालत खुली हुई है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर अली शाह की बातचीत। कहा लगता है आज के 7 वोट इनके हामियों ने बददियानती से खराब किए। सदर मुमलिकत ने मुझे मेरे कहने पर प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर नहीं किया। आईनी तौर पर तकर्री की गई। हमारी सुबह से शाम तक की कार्रवाई पर कोई एतराज़ नहीं आया। उनके हामियों ने खुद जो है उनके 7 वोट खराब किए। बैलेट पेपर है ना, बैलेट पेपर पे नाम होता है
नाम के सामने खाली जगह और बक्सा होता है, बिल्कुल ठीक है। उसमें ठप्पा लगाना पड़ता है, जो स्पेस है खाली। साथ के साथ जो है वो खराब किए गए हैं, जिलानी साहब के नाम पे मोहर लगाई। एक भी कोई मिसाल नहीं है जहाँ पे मोहर लगाई जाती है नाम पे और वो वोट बहाल किए जाते। सियासत को दूर कर देना सही है। मुझे लगता है ऐसा है कि इनके खुद हामियों ने डिप्टी चेयरमैन में 10 वोट का फर्क है, इसमें भी दाम दिए। और इसी हवाले से बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीक साहब, जैसा कि मुजफ्फर हुसैन शाह कह रहे थे, अगर आप लोगों को कोई नताइज में मसला है तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, अदालतें खुली हुई हैं और आप लोग चैलेंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह चैलेंज करेंगे जी, जरूर चैलेंज करेंगे। सिद्दीक साहब, जो 7 अफराद जिनके वोट मुस्तरद हुए, आप उन लोगों को अपनी सफ़ों में ढूंढेंगे? एक इस तरह तो नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन एक बात है कि ये वोट मुस्तरद हो नहीं सकते। बुनियादी तौर पर हमने भी बहुत वोट दिए हैं और उसके फैसले भी हुए हैं कि जब मोहर उस खाने के अंदर लगे, चाहे नाम पर लगे, चाहे आगे जो खाली जगह है उसमें लगे, वो वोट उसी उम्मीदवार का माना जाता है। बल्कि हमने तो जिन वोटों को रिजेक्शन के लिए गए कि जी मोहर ये 2 खानों में लगी है, रिटर्निंग अफसर ने उसमें भी ये देखा कि ज्यादा इसका हिस्सा किस खाने में है। जिस उम्मीदवार के खाने में मोहर का ज्यादा हिस्सा, फर्ज कीजिए 60% वोट जो है वो दे दिया जाता है। तो ये जो मुस्तरद हुए हैं वोट, ये गलत हुए हैं, नहीं होने चाहिए थे। तो हम आपके कह सकते हैं कि डिप्टी चेयरमैन को फिर वोट क्यों ज्यादा मिले। बिल्कुल, तो जाहिर है अपोजिशन की सफों से वोट गए हैं, कहीं और से तो नहीं गए। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, फिर ये तमाम तर जो अपोजिशन का इत्तेहाद है PDM, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, करेंगे ये कार्रवाई? जी PDM के पास तो कोई ऐसा जरिया नहीं है, ना हम जिन भूत हैं ना फरिश्ते हैं कि वहां देख रहे होते कि जनाब ये क्या हो रहा है। अब ऐसे लोगों को तलाश करना बगैर सबूत के, अगर फर्ज करें शक भी हो, सबूत नहीं है ना हमारे पास। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, इंतखाबी इस्लाहात की बात की जा रही है, अब आप नहीं समझते कि उस अमल को तेज़ हो जाना चाहिए, और अगर इस तरह की कोई चीज़ पार्लियामेंट में लाई जाती है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, तो आप लोगों की जमातें उसे सपोर्ट करेंगी? देखिए जी, कोई एक आईनी पैकेज जब तक नहीं बनता, जब तक अपोजिशन और गवर्नमेंट के वर्किंग रिलेशनशिप ठीक नहीं होते और एक आईनी पैकेज बनकर उस पर इत्तेफाक राय नहीं होता, कोई एक बात किसी वक्त इमरान खान साहब को शूट करती हो और वो कहें जी ये कर लें, तो इस तरह नहीं होता। वोट को बुनियादी तौर पर सीक्रेट रहना है। अलबत्ता डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो उसी तरह जिस तरह वजीर आजम का और कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो खुला होता है, उस तरह हो सकता है। लेकिन वोट राय बुनियादी तौर पर जो आम आवाम की है उसको सीक्रेट ही रहना है। लेकिन फिर सिद्दीकुल फारूक साहब, इस तरह के मसाइल तो सामने आते रहेंगे, सवालात उठते रहेंगे इंतखाबात पे, खासतौर पर सेनेट के मसाइल। तो फिर देखिए, या तो फिर अगर वोट की सीक्रेसी खत्म करनी है तो फिर आम इंतखाबात में जो असम्बलियों के अरकान है वहां से भी आम आदमी के वोट से भी सीक्रेसी खत्म कर दें। एक उसूल होना चाहिए ना। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, फिर यहाँ पर जो है वो पैसे लेने के इल्जाम आयद किए जाते हैं कि सेनेटर्स ने पैसे ले लिए, जिसके और फिर कुछ लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं एंड वक्त पे। मैं ये समझता हूँ कि ये तो माशरे की गिरावट है और कुछ मुदाखलत है। ये खरीदो, कुछ हम लोगों को कुछ खुदा का खौफ भी करना चाहिए। जो गैर मुस्लिम माशरे हैं, यानी मुसलमान नहीं हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन पर ईमान नहीं रखते, वहाँ तो इस तरह नहीं होता, हमारे यहाँ क्यों होता है? तो ये हमारे लोगों के ईमान की कमजोरी है, ठीक होना चाहिए। हमारे यहाँ रिवायात को तोड़ फोड़ दिया गया है, यहाँ आइन और जमहूरी रिवायात को चलने नहीं दिया गया, यहाँ 4 दफा बर्बादी कर दी, तबाही कर दी। फिर उसके बाद आप देख लें, नारे लगते हैं कि जी हम ये करके रहेंगे।
तो ये ख़त्म होना चाहिए। ये ख़त्म होगा तो अवामी ताकत से ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा तो मामला दुरुस्त होंगे, ये ख़त्म होगा तो मुल्क सही साम चलेगा, ये ख़त्म होगा तो मुल्क की मईशत ठीक होगी, हमारी अक़दार ठीक होंगी, मिलावट ख़त्म होगी, चोरी चकारी ख़त्म होगी। ठीक है सिद्दीक फारूक साहब, हमारे साथ रहिएगा। एक खबर है उस हवाले से भी बात करेंगे आपसे। सेनेट में शिकस्त का सदमा या इत्तेहादियों की दगा, लीगी रहनुमा क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जावेद लतीफ़ ने पार्टी कायद की मोहब्बत में कायद के पाकिस्तान से मुतालिक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दे दिया है, तमाम हदें अबूर कर दी हैं। बोले बेनज़ीर के साथ हादसे पर उनके वरसा ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने भी सुना होगा कि जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, क्या कहेंगे आप? जी, अगर तो ये इस हवाले से उन्होंने कहा है कि सिंध में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर शदीद रद्द-ए-अमल था, ट्रेनें, सड़कें, जायदादें जला रही थी, तबाही थी और बहुत बड़ा ख़तरा था, उस वक्त आसिफ जरदारी ने खप्पे, पाकिस्तान खप्पे यानी पाकिस्तान ही चाहिए, तो मैं तो आसिफ जरदारी साहब के उस नारे को सपोर्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरदारी, अगर वो ये समझते हैं कि हम उठ के पाकिस्तान में ऐसी सूरत पैदा करें कि खुदा न खासा पाकिस्तान को तोड़ दें, तो ये गलत है। लेकिन इसके साथ असल बात यह है कि अब PDM एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत है। ये PDM के प्लेटफॉर्म पर मुझे उम्मीद है कि ये लाई जाएगी बात। शायद जल्द इजलास हो PDM का सरबराह इजलास, जिसमें सेनेट के इलेक्शन के साथ साथ अपना मरियम नवाज साहिबा को दी गई धमकी भी ज़ेर बहस आए और इस पे पूरी एक मुतफिका लाया अमल बनाएं और उस पर अमल करें। सिद्दीक फारूक साहब, नहीं है कता कलामी के लिए माजरत, आप समझते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब से पूछगछ होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान पर? मैं अर्ज करता हूँ ना कि जावेद लतीफ़ साहब ने एक मोहब्बत जज्बात में ये बात कह दी है। मुस्लिम लीग में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के खिलाफ जाने की बात करे। वो पाकिस्तान खपे के नारे 101 मरतबा लगाएगा। लेकिन मैंने जो बात की है कि एक मोहब्बत में होता है तो उनके सामने मिसालें मौजूद है ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिसाल बनाए तो उससे पहले लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, और वो जो उसमें मुलव्वस थे वो पेचिश का इलाज करवा रहे थे। और किस तरह से सियासतदानों को, सहाफ़ियों को बाकायदा ऐलान करके मंजर आम से हटा दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो थ्रेट तो है, जो लोग कह रहे हैं कि हम जनाब अली को चल के रख देंगे, हम मसल के रख देंगे, तो कौन है ये सबको पता है। मैं एक बात और अर्ज करूं आज आपके चैनल से, जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं, वो ये है कि ये जो काम हो रहे हैं ये इदारों के लिए भी स्लो पॉइजनिंग है और वो खुद अपने हाथों से कर रहे हैं ये, और फितरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंजाम कार नुकसान होगा तो उससे पहले ये काम छोड़ दें, अपने अपने काम करें और मत धमकियां दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, आपने वक्त निकाला बोलने उसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और खेलों की खबरों में आपको बताएं कि वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप पाकिस्तान टीम दूसरे नंबर पर रही। 6 बच्चों की इस टीम ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 6 बच्चों की टीम पर मुश्तमिल हिस्सा जो है वो हशाम हादी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हशाम, वेस्पा कप में आप लोग रनर अप आए और इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरा नाम हशाम हादी खान है और मैं वेटा स्कूल में पढ़ता हूँ और रिसेंटली हमने स्क्रैबल ऑनलाइन स्क्रैबल चैम्पियनशिप खेली है जिसके अंदर पाकिस्तान टीम सेकंड आई है और हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जीती, लेकिन कहीं कहीं हमें लगा कि हमारी बहुत सारी गलतियाँ थीं जिनकी वजह से हम सेकंड आए हैं और इंशाल्लाह उन गलतियों को ओवरकम करके आगे टूर्नामेंट्स के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। शाम, अच्छा ये बताएगा कि आपकी 6 लोगों की टीम ये कैसे बनी? मेरे साथ इस इवेंट के अंदर हर मुल्क के ऑब्वियसली 6 प्लेयर्स खेल रहे थे, तो मेरी टीम में 6 मेंबर थे। मैं था और मोनिस हुसैन खान थे, उस्मान शौकत थे, सैयद इमाद अली थे जो करंट हमारे नेशनल चैम्पियन भी हैं, अली वासिफ भी थे हमारे साथ और अली सलमान भी थे।
तो इस इवेंट के अंदर हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि क्रू मेंबर्स हमारे बहुत सपोर्टिंग थे और हम सब ने अच्छा खेला। उसके अलावा जो हमारी कंप्यूटर टीम थी वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और रिजल्ट्स बिल्कुल सही दे रही थी। इस टूर्नामेंट में तो आप रनर अप रहे, लेकिन आप ये पाकिस्तान के लिए स्क्रैबल में मजीद क्या कामयाबियां हासिल की हैं अब तक? मैंने 7 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था, जब मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन मैं इस पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन में आया तो मुझे बहुत सी सारी टिप्स और बहुत सी सारी स्ट्रेटजीज़ बताई गई और उन पे अमल करते करते मैंने अच्छा खेलना शुरू किया और मुझे अच्छा गेम बेहतर होने लगा मेरा। इसके अलावा मैंने श्रीलंका में सबसे पहला अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था, जहाँ पर मैंने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया था एक स्क्रैबल गेम में। उसके बाद मैंने फ्रांस के अंदर जब खेला, फ्रांस के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो मैं टॉप 10 में आया था WSC के अंदर और अंडर 14 का चैम्पियन भी था। उसके अलावा मैंने UK के अंदर भी रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को और मलेशिया के अंदर भी मैं अंडर 16 का चैम्पियन रहा। 2019 के अंदर मैं पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन भी बना। ठीक है शाह, मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आगे बढ़ते हैं और खेलों की खबरों में आपको बताएं कि वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप पाकिस्तान टीम दूसरे नंबर पर रही। 6 बच्चों की इस टीम ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 6 बच्चों की टीम पर मुश्तमिल हिस्सा जो है वो हशाम हादी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हशाम, वेस्पा कप में आप लोग रनर अप आए और इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरा नाम हशाम हादी खान है और मैं वेटा स्कूल में पढ़ता हूँ और रिसेंटली हमने स्क्रैबल ऑनलाइन स्क्रैबल चैम्पियनशिप खेली है, जिसके अंदर पाकिस्तान टीम 2nd आई है और हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दी थी, लेकिन कहीं कहीं हमें लगा कि हमारी बहुत सारी गलतियां थी जिनकी वजह से हम 2nd आए हैं और इंशाल्लाह उन गलतियों को ओवरकम करके आगे टूर्नामेंट्स के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। शाम, अच्छा ये बताएगा कि आपकी 6 लोगों की टीम ये कैसे बनी? मेरे साथ इस इवेंट के अंदर हर मुल्क के ऑब्वियसली 6 प्लेयर्स खेल रहे थे, तो मेरी टीम में 6 मेंबर थे। मैं था और मोनिस हुसैन खान थे, उस्मान शौकत थे, सैयद इमाद अली थे जो करंट हमारे नेशनल चैम्पियन भी हैं, अली वासिफ भी थे हमारे साथ और अली सलमान भी थे। तो इस इवेंट के अंदर हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि क्रू मेंबर्स हमारे बहुत सपोर्टिंग थे और हम सब ने अच्छा खेला। उसके अलावा जो हमारी कंप्यूटर टीम थी वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और रिजल्ट्स बिल्कुल सही दे रही थी। इस टूर्नामेंट में तो आप रनर अप रहे, लेकिन आप ये पाकिस्तान के लिए स्क्रैबल में मजीद क्या कामयाबियां हासिल की हैं अब तक? मैंने 7 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था, जब मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन मैं इस पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन में आया तो मुझे बहुत सी सारी टिप्स और बहुत सी सारी स्ट्रेटजीज़ बताई गई और उन पे अमल करते करते मैंने अच्छा खेलना शुरू किया और मुझे अच्छा गेम बेहतर होने लगा मेरा। इसके अलावा मैंने श्रीलंका में सबसे पहला अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था, जहाँ पर मैंने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया था एक स्क्रैबल गेम में। उसके बाद मैंने फ्रांस के अंदर जब खेला, फ्रांस के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो मैं टॉप 10 में आया था WSC के अंदर और अंडर 14 का चैम्पियन भी था। उसके अलावा मैंने UK के अंदर भी रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को और मलेशिया के अंदर भी मैं अंडर 16 का चैम्पियन रहा। 2019 के अंदर मैं पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन भी बना। ठीक है शाह, मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कराची वालों के लिए बुरी खबर है, नेपरा ने कराची वालों पर महंगाई का बम गिरा दिया कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपये 35 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। कराची वालों पर बिजली की कीमत में इजाफे का बोझ तकरीबन 100 अरब रुपए पड़ेगा। नोटिफिकेशन के लिए नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। महंगाई का बोझ मुमकिन हद तक कम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आटे की कीमत में इस्तेहकाम, चीनी की मौजूदा कीमतों में कमी लाने के हवाले से इक़दामात, गैस और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से गौर किया गया। इजलास में 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी भी दी गई। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। वनडे और T20 में 18-18 जबकि टेस्ट टीम में मजमूई तौर पर 20 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। PSL में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शर्जील खान, शाहनवाज धानी, मोहम्मद वसीम और अरशद इकबाल को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कौमी टीम 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम कप्तान और कोच की मुशावरत के बाद फाइनल की गई। स्क्वाड में डोमेस्टिक और PSL परफॉर्मर्स को शामिल किया गया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। चीफ सेलेक्टर ने शर्जील खान की फिटनेस और कारकर्दगी की भी तारीफ की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद के बेटे अब्दुल्ला PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के मद्दाह निकले। सरफराज अहमद की अहलिया ने वीडियो ट्वीट की जिसमें अब्दुल्ला लाहौर कलंदर्स के तराने से खूब महजूज हो रहे हैं। वीडियो में जलवागर क्रिकेटर्स का स्टाइल भी कॉपी कर रहे हैं।
अहम खबर दें आपको, इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। महंगाई की मजमूई शरह 13.48% तक आ गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं उमर हयात से। उमर हयात, मजीद क्या बताया गया है इदारा शुमारियात की जानिब से? जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि एक हफ्ते में महंगाई में 0.57% की कमी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई है और 18 अशिया की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम रहा है। और एक हफ्ते में अंडे 30 दर्जन महंगी हुई और अब जो है वो 98.36 रुपए तक जो है वो फरोख्त हो रही है। उसके साथ साथ 20 किलो आटा की कीमत में भी इजाफा हुआ है। एक जो 20 किलो का आटे का थैला है उसमें जो है वो 20 रुपए 24 पैसे का इजाफा हुआ है और अब 957 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। और इसके साथ साथ दाल मार्च जो है वो 2 रुपए 10 पैसे महंगी हुई है। टमाटर, आलू, दाल मूंग, ताजा दूध, मटन और दही भी महंगा हुआ है। और इसके साथ साथ एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की 3 किलो कीमत में 7 रुपए 81 पैसे कमी आई है। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 31 रुपए 29 पैसे की कमी आई है। और एक हफ्ते में टमाटर, गुड़, प्याज, लहसुन और बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी आई है। जी उमर हयात, क्या वजह है कि मौसम भी तब्दील हो चुका है लेकिन अंडों की कीमतें जो है वो नीचे नहीं आ रही? बिल्कुल जी, पोल्ट्री मसूआत की कीमतें हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 4-5 हफ्तों से जो है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसमें जिंदा मुर्गी है और अंडे हैं। लेकिन अब जिंदा मुर्गी की जो 3 किलो कीमत में कमी आ चुकी है, लेकिन अंडे बदस्तूर जो है वो महंगे होते जा रहे हैं और इसमें बड़े पैमाने पर इजाफा देखा जा रहा है। अब ये जो इजाफा है वो यकीनी तौर पर जो इस वक्त मौसम की तब्दीली के बावजूद इतना खास तौर पर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर मौसम उतना तब्दील नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो अंडों की तलब है उसमें इजाफा हो रहा है। जी उमर हयात, ये बताएगा कि रमज़ान में अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया है, तो क्या रमज़ान से कबल जो है महंगाई होती है, उसी वजह से जो है कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है अशिया ज़रूरिया की? अशिया ज़रूरियत की जो कीमतों में इजाफा है, रमज़ान से पहले अमूमन हम ये देखते हैं कि अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिनकी कीमतों में इजाफा नहीं होता। अब जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो कीमतों में इजाफा हो रहा है ये यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि रमज़ान के आने से पहले, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान जो है वो अप्रैल में आ रहा है, तो अप्रैल में मौसम जो है वो थोड़ा बहुत हम ये देखते हैं कि गर्मी कम होती है और उसमें अंडों का जो इस्तेमाल है वो भी होता है। लेकिन जो मुख्तलिफ अशिया है उनकी कीमतों में बदस्तूर इजाफा इस वजह से भी हो रहा है कि एक तो पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस मैटर करते हैं। बिल्कुल, महंगाई की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमर हयात, आपने इस हवाले से तफसील से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी को जवाब दे दिया। कहा, मैं 2018 से जद्दोजहद नहीं कर रहा, 3 नस्लों से जमहूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ। ये तंजीम साजी नहीं थी, हम जमहूरी जद्दोजहद कर रहे थे। मावने खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PDM एक मरतबा फिर जलील और रुस्वा हुई है। रिजेक्टेड लोग रिजेक्टेड वोटों का सहारा चाहते हैं। हार चोर को आज एक और हार मुबारक हो। अपोजिशन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की जीती जागती मिसाल है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ना दूल्हा आया ना बघी, लेकिन हेलीकॉप्टर ज़रूर आ गया। माजरा है क्या? मंडी बहाउद्दीन से अनोखी बारात की तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अनोखी बारात आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का अज़्म, रवा बरस 4 जुलाई को अमरीका के यौम आज़ादी पर कोरोना से आज़ादी मनाने का ऐलान कर दिया। कहा, 4 जुलाई को मुल्क से कोरोना के खात्मे का दिन मनाया जाएगा, जिसमें अब तक 5 लाख अमरीकियों की जान जा चुकी है।